हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर हम बीए 6 सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट हमने कल कंप्लीट कर ली थी और सेकंड यूनिट आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इस क्लास का हमारा टॉपिक है आज का भारत का भूगोल, जिसके अंदर आज हम भारत की जलवायु, मृदा और प्राकृतिक जो वनस्पति है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। भारत की जलवायु फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो जाएगा भारत की मृदा और थर्ड पॉइंट हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। फर्स्ट पॉइंट है कि एक दूसरे से जुड़े हुए भौगोलिक तत्व, कि भारत के अंदर कौन कौन से भौगोलिक तत्व हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1, जिसके अंदर भारत एक विशाल देश है जहां भौगोलिक विविधता के कारण जलवायु में भारी अंतर पाया जाता है। हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि किस प्रकार भारत के अंदर जो भौगोलिक विविधता के कारण अंतर पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा पर सीधा प्रभाव मिट्टी के निर्माण पर पड़ता है। जैसी मिट्टी और जलवायु होती है वैसी ही प्राकृतिक वनस्पति विकसित होती है, कि जैसी मिट्टी वहाँ की होगी तो वहाँ पर वैसी ही जलवायु पाई जाती है और उसी जलवायु के अनुरूप वहाँ पर क्या है, खेती होती है। तो जलवायु और तापमान, इसका असर किस पर पड़ता है, सीधा मृदा पर पड़ता है। और मृदा का असर किस पर पड़ता है, प्राकृतिक वनस्पति पर पड़ता है। जैसी मिट्टी होगी वैसे ही वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति होगी। जैसे अगर मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल में आपको क्या मिलेगा, कंटीली झाड़ियाँ मिलेगी। और अगर ठंडे इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर आपको लंबे वृक्ष अत्यधिक मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर भारत की जलवायु, प्रादेशिक एवं मौसमी विविधता, कि भारत की जो जलवायु है उसके अंदर प्रादेशिक और मौसमी विविधता किस प्रकार पाई जाती है। प्रादेशिक हमने इस सेमेस्टर के अंदर बात की थी। और भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मतलब राजस्थान के अंदर बात की जाए अगर तापमान की, तो राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि अगर बात की जाए लद्दाख की तो लद्दाख के अंदर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगर बात की जाए केरल के अंदर वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, यानी कि केरल के अंदर मौसम क्या रहता है, समांतर तापमान यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसूनी वापसी। मतलब भारत के अंदर इस प्रकार का ये प्रमुख ऋतुओं का जो चक्र है वो चलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर बात करते हैं मानसून की। मानसून की अगर बात की जाए मौसम की, तो मानसून अरबी भाषा में मौसम शब्द से जुड़ा हुआ हवाओं की दिशा के ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। अरब सागर शाखा अरेबियन सी से ठंडी हवाएं आती है। भारत में मुख्य वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी और जो ये हवाएं हैं ये कहाँ जाती हैं, भारत में मानसून को लेकर के आती हैं। उत्पत्ति अगर बात की जाए तो तापीय विरोधाभास, ITCZ का खिसकना और जेट स्ट्रीम का प्रभाव है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर खाई पवने और वर्षा, मावठ व काल बैसाखी। बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ की तो मावठ, तो राजस्थान के अंदर जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है, भारत के अंदर मावठ बोला जाता है। और शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो उत्पत्ति शीत ऋतु के अंदर क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, उत्तर पश्चिम भारत। गेहूं की फसल के बारे में बात की जाए तो भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लाभ क्या होता है, जिससे अगर राजस्थान या भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर मावठ की वर्षा होती है तो उससे क्या होगा, गेहूं की जो फसल है उसके लिए वो लाभदायक होता है। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नार्वेस्टर काल बैसाखी। काल बैसाखी समय क्या होता है इसका, ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्षेत्र क्या कौन सा है, बंगाल और असम है। प्रभाव देखें तो विनाशकारी वर्षा युक्त हवाएं चलती है। बंगाल में बैसाखी काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। लाभ क्या होता है, चाय और जूट की खेती के लिए अत्यंत सहायक होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु को कितने भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार बांटा है, तो कोपेन के अनुसार भारत को 8 से 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। परीक्षा के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण है। और 4 सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, AMW, इसका मतलब हो जाएगा लघु शुष्क मानसून। उसके बाद जाएगा AS, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, कोरोमंडल तट तमिलनाडु। उसके बाद जाएगा BWHW, गर्म मरुस्थल और पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ये आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद आता है CWG, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, गंगा का मैदान के पास पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
भारत की मृदा झालोड़ मृदा, भारत की जो मृदा है वो कैसी है, झालोड़ मृदा है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। अगर विस्तार की बात की जाए झालोड़ मृदा के, तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। निर्माण नदियों द्वारा भागकर लाई गई नवीन झालोड़ मिट्टी से बनता है और उपजाऊपन यह भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है। खादर और बांगर, खादर और बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, नवीन नई झालोड़ मिट्टी के मैदान को खादर कहा जाता है। और बांगर मतलब कि जो पुरानी चीज होती है, बांगर से आप भंगार को याद रख सकते हो कि भंगार के अंदर कौन सी चीज होती है, पुरानी चीजों को भंगार में फेंका जाता है, उसी प्रकार पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण जो मृदाएं हैं, विशेषताएं और विवरण उनका। तो काली मृदा, काली मृदा की अगर बात की जाए तो काली मृदा के अंदर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। क्षेत्र की अगर बात की जाए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र गुजरात के अंदर है। विशेषता क्या होता है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब एक बार पानी लगा दो उसके बाद काफी समय तक इसके अंदर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है लाल पीली मृदा, कारण क्या है, तो लोहे के अंश के कारण लाल रंग होता है और क्षेत्र कम वर्षा वाले पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और लेटराइट मृदा की अगर बात की जाए तो निर्माण कैसे होता है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों पश्चिमी घाट में लीचिंग की प्रक्रिया से होता है। उपयोग चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है लेटराइट मृदा को। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, जिसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति वर्षा के आधार पर विवरण भाग 1। प्राकृतिक वनस्पति का वर्षा के आधार पर विवरण करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व भारत। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, महोगनी और एबोबी रोजाविड। उसके बाद आता है ये इसके अंदर चार्ट बता रखा है इसके मौसम का। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब कि जिनके पत्ते गिर जाते हैं उनको पर्णपाती वन बोला जाता है उष्णकटिबंध में। और विशेषता भारत में सबसे अधिक विस्तार इन्हीं वनों का है, गर्मियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उसके बाद आता है प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, सागवान, साल, शीशम और चंदन। शीशम यहाँ पर हम बात करें तो शीशम की सर्वाधिक खेती यहाँ पर होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति कंटीली, पर्वतीय और मैंग्रोव वन। कंटीली अगर झाड़ियों की बात की जाए तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। कंटीले वन कहाँ होते हैं, 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब के शुष्क क्षेत्र खेजड़ी, बबूल और कैक्टस यहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। और इसके बाद आता है पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई के साथ वनस्पति में बदलाव आता है, जैसे चीड़ और देवदार के पेड़। मैंग्रोव अगर वनस्पति की बात की जाए, ज्वारीय वन, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इसका, तटीय क्षेत्र और डेल्टा जैसे सुंदरबन डेल्टा। और विशेषता खारे पानी में जीवित रहने की क्षमता होती है, सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है केस स्टडी पॉइंट, कि हमने जो जो अध्ययन किया उसके अंदर बात करते हैं कि वनों का महत्व, लकड़ी, जड़ी बूटियां, पारिस्थितिक संतुलन, वर्षा में सहायक और मृदा अपरदन को रोकना। मतलब जलवायु जो ये मृदा का जो वन का जो संरक्षण है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंदर लक्ष्य है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। आपको ये मैं चार्ट समझा देता हूँ कि 33% कैसे बनता है। कि अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100% है तो राजस्थान पर भी 33% लागू होता है कि इसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। अगर उसके बाद बात करें हनुमानगढ़ का, अगर 100% क्षेत्रफल है तो उसके भी 33% भाग पर वन होने चाहिए। अगर आपका गांव है, उस गांव के भी अगर 100% क्षेत्रफल है तो उसके 33% पर वन होना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रयास क्या क्या किए गए हैं इसके लिए, तो इसके लिए निम्नतम प्रयास किए गए हैं कि सामाजिक वन, इसके लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास क्या हो जाएगा इसके अंदर, पहला प्रयास हो जाएगा सामाजिक वानिकी, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। दूसरा आ जाएगा चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों का ऐतिहासिक पर्यावरण रक्षा आंदोलन चलाया गया, जिसके अंदर कौन कौन से भागीदार रहे थे, गोरा देवी और सुंदरलाल बहगुण। कौन थे, गोरा देवी और सुंदरलाल बहगुण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, झालोड़ मिट्टी, नवीन खादर और पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। काल वैसाखी किसे कहते हैं, बंगाल असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली विनाशकारी हवाओं और चाय जूट के लिए उत्तम होती है। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली होती है। सर्वाधिक विस्तृत वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून वन है। और गोल्डन ड्रॉप्स स्वर्णकारी बूंदे किसे कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ और मावठ नामक वर्षा को बोला जाता है, जो गेहूं के लिए लाभदायक होती है। उसको आता है वन नीति 1988 का लक्ष्य, देश के 33% भूभाग पर वन का होना अनिवार्य
किया गया है। उसके बाद आता है निष्कर्ष कि भारत की विशालता इसे एक अनूठी भौगोलिक प्रयोगशाला बनाता है। यहाँ की मानसून जलवायु न केवल कृषि का आधार है बल्कि यह देश की मिट्टी और वनस्पति की प्रकृति भी तय करता है। जालोड़ और काली जैसी मृदाएं देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जबकि हमारे वन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य की अगर चुनौतियों को देखा हुए मृदा और वन संरक्षण अब केवल विकल्प नहीं बल्कि हमारी परम आवश्यकता बन गए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको इस पैनल वाली पीडीएफ पीपीटी के साथ आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आप पीडीएफ के लिए अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पीडीएफ की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।